हेलो बच्चों, मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 5, जिसका क्या नाम है बच्चों? प्रारंभिक आकारों को समझना। ठीक है बच्चों, हमने इसका एक भाग पूरा कर लिया है, जिसमें हमने क्या समझा था कि हम किसी भी रेखाखंड की लंबाई को कैसे मापते हैं और दो रेखाखंडों की तुलना किस प्रकार की जाती है। बच्चों, आज हम इसका दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न। आज हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न शुरू करेंगे। तो बच्चों, अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठ जाओ और अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होती है? बच्चों, किसी भी रेखाखंड की तुलना हम केवल देखकर करें, अपनी आंखों से देखकर तुलना कर रहे हैं, तो इसकी क्या हानि है? तो बच्चों देखो, देखकर तुलना करने की सबसे बड़ी हानि क्या है कि हम देखकर त्रुटि कर सकते हैं। हमें उसकी नाप का पक्का अंदाजा नहीं होता कि लंबाई कितनी है। हम केवल अपना अंदाजा लगाते हैं अपने मन से कि लंबाई इतनी होगी और दूसरे की इतनी होगी। इसलिए कभी भी देखकर तुलना नहीं करनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो हम लिखेंगे रेखाखंड की तुलना देखकर करने से रेखाखंड की लंबाई छोटी है या बड़ी, यह मापने में त्रुटि हो सकती है। त्रुटि हो सकती है, इसलिए कभी भी रेखाखंड को देखकर नहीं मापना चाहिए। ठीक है बच्चों, सब क्या पूछा था कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होती है? तो हमने बताया कि रेखाखंड की तुलना देखकर करने से रेखाखंड की लंबाई छोटी है या बड़ी, यह मापने में त्रुटि हो सकती है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? इसलिए रेखाखंड की लंबाई देखकर नहीं मापनी चाहिए। पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी के? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? किसी भी रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए रूलर की जगह डिवाइडर का उपयोग करना ज्यादा अधिक अच्छा क्यों है? बच्चों देखो, किसी भी रेखाखंड को देखते हैं अपन। ये रेखाखंड है A और B। अब रूलर से कैसे नापते हैं अपन? रूलर को इसके पास में रखते हैं। जैसे ये कोई रूलर है, इसको पास में रखा। यहाँ क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा रूलर होता है बच्चों। अब रूलर से नापने में क्यों डिवाइडर अच्छा है? रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से मापना अच्छा क्यों है? क्योंकि बच्चों अपन जब रूलर से मापते हैं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इधर से देख लेते हैं, कभी इस तरफ से देखते हैं, कभी सामने से देखते हैं। तो इस कारण हमारी आंखों से जो मिलीमीटर वाली लाइन होती है ना, छोटी वाली, वो देखने में थोड़ी चूक हो सकती है। क्योंकि हम जब भी एंगल हमारा सही नहीं होगा तब तक हम लाइन की मापन अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, रूलर से मापने में हमारी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाने के कारण मापन सही नहीं होता। लेकिन डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर बिंदु A पर रखा, फिर बिंदु B पर रखा, तो डिवाइडर तो फिक्स खुला हुआ है A से B जितना। अब उसको अपन रूलर पर रखकर आराम से नाप सकते हैं। इसलिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का उपयोग अधिक अच्छा रहता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे कि रूलर से रेखाखंड का मापन करने में रूलर से रेखाखंड की लंबाई मापने पर आंखों की त्रुटि के कारण सही मापन नहीं होता है। नहीं होता है, जबकि डिवाइडर से
रेखाखंड का रेखाखंड की लंबाई का, इसके आगे यहां लिख देता हूं बच्चों, देखो रेखाखंड की लंबाई का मापन बिना त्रुटि के होता है। अतः रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना अच्छा होता है। डिवाइडर का प्रयोग करना अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को कि रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अच्छा है? क्योंकि जब हम रूलर से किसी भी रेखाखंड की लंबाई नापते हैं तो हमारी अगर आंखें सामने की तरफ नहीं है तब तक हमारा मापन शुद्ध नहीं हो सकता। अगर हम साइड की तरफ से देखेंगे तो हमारा माप अलग आएगा, उस तरफ से देखेंगे तो हमारा माप कुछ और आएगा। इसलिए कभी भी डिवाइडर की तुलना रूलर की तुलना में डिवाइडर का मापन अधिक अच्छा होता है, क्योंकि डिवाइडर से बिना किसी त्रुटि के हम लंबाई का पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी बच्चों दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखोगे ना तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। एक रेखाखंड है ए बी, ए और बी के बीच में स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? बच्चों हमें एक रेखाखंड खींचना है ए बी, तो सबसे पहले देखो एक रेखाखंड खींच रहे हैं ए बी। ये आप बिंदु है ए और ये बिंदु है बी बिंदु। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को ए बी रेखाखंड। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। अब ए और बी के बीच में एक बिंदु लिया सी, ये बिंदु है सी। ठीक है, आगे क्या है? ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। ठीक है बच्चों, अब इनकी लंबाई मापनी है। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, यहां से एक रूलर मानते हैं कि ये एक रूलर है और इनकी लंबाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है बच्चों, यहां तक 8 आ रहा है। तो C की लंबाई कहाँ है? 3 तक, और B की कहाँ है? 8 तक। ठीक है, इस प्रकार इनकी लंबाई है। अब क्या बोल रहे हैं कि इनकी लंबाई मापिए। तो बच्चों AB की लंबाई कितनी है? AB की लंबाई, AB की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। हमने एक रूलर माना और इसको माना कि ये सेंटीमीटर में है, इसलिए A से B की लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझना आराम से। BC की लंबाई कितनी है? BC की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और CA की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम क्या सिद्ध करना है कि क्या AB बराबर AC प्लस CB है? बच्चों क्या AB बराबर AC प्लस CB है? तो AB बराबर देखो AB बराबर AC प्लस CB, इनको नाप के देखो। AB कितना है? 8, तो 8। AC कितना है? AC है 3 और CB है 5, तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8 बराबर 8। 5 और 3 होते हैं 8, तो 8 बराबर 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लिखेंगे कि अतः AB बराबर AC प्लस CB है। आया बच्चों समझ में? क्योंकि AC प्लस CB की लंबाई को हमने जोड़ा तो वो किसके बराबर आ रहा है? AB के बराबर। तो AC प्लस CB बराबर AB आ गया। अब आगे टिप्पणी में क्या था बच्चों कि किसी रेखा पर बिंदु A B C इस प्रकार स्थित हो कि कोई लाइन ऐसी हो जिस पर A B C 3 बिंदु ऐसे हो कि AC प्लस CB बराबर AB है, तो निश्चित रूप से बिंदु C बिंदु A और B के बीच में ही स्थित होगा। यानी कोई भी एक रेखाखंड में 3 बिंदु दिए हुए हैं और 2 रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर आ रहा है,
तो जो बीच वाला बिंदु सी है ना, ये हमेशा ए और बी के बीच में ही स्थित होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि सी बिंदु आगे की तरफ है। कोई भी तीन रेखाखंड ऐसे हैं जैसे ए सी, सी बी और ए बी, तो दो रेखाखंडों का योग तीसरे के बराबर ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी आ रहा है, तो एक बिंदु सी ए और बी के बीच में ही स्थित होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये बात हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबके समझ में आया? उतार लो इसको बच्चों, अपने कॉपी और पेन साथ लेके बैठने हैं और सारे क्वेश्चन कॉपी में करने हैं। बच्चों समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी सी 3 बिंदु दिए हुए हैं और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। अब हमें यह बताना है कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो बच्चों सबसे पहले देखो रेखा बनाएंगे। यहां बिंदु लिया ए और यहां लिया सी, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर का। तो यहां से यहां तक की जो कुल इकाई है वो कितनी मान लेंगे 8 सेंटीमीटर। देखो बच्चों 1 2 3 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, ये 8 इकाइयों का बराबर बराबर सेंटीमीटर में हो गए। अब क्या बता रहा है कि ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो हमने ए सी 8 सेंटीमीटर का ले लिया। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर दूर ए बी, ए से बी की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और बी से सी की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो बी से सी की दूरी देखो 1 2 3 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब हम लिखेंगे ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर कितना है बच्चों? ए सी बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, क्या ए बी प्लस बी सी, ध्यान से सुनना, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ रहा है। ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, ये वाला रेखाखंड और बी सी वाला रेखाखंड, इन दोनों की लंबाई जोड़ने पर क्या ए सी रेखाखंड के बराबर आ रही है? देखो बच्चों ध्यान से, ये कितना है 5 और ये कितना है 3, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, जो कि ए सी रेखाखंड के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अब बच्चों हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, एक टिप्पणी पढ़ी थी कि अगर तीन बिंदु इस प्रकार हो कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी है, तो जो बीच वाला बी बिंदु है ना वो ए और सी के बीच में स्थित होगा। तो यहां बी बिंदु कहां स्थित होगा? ए और सी के बीच में। तो हम लिखेंगे कि कौन सा बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है, तो हम लिखेंगे यहां बिंदु बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? बिंदु बी कहां स्थित है? ए और सी बिंदुओं के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, चित्र सबको दिख रहा है आराम से। ये एक लाइन बनी हुई है और इस पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लाइनें खिंची हुई है और सबकी दूरी बराबर है, और ऊपर लिखे हुए ए बी सी डी ई एफ जी। अब बच्चों हमें क्या बताना है कि क्या डी ए जी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ए से जी की दूरी कितनी है, ए से जी की दूरी कितनी है। तो बच्चों देखो ए जी रेखाखंड की लंबाई कैसे निकालेंगे? ए से जी रेखाखंड की लंबाई कैसे निकलेगी? जी कितने पर है बच्चों? 7 पर, और ए कितने पर है? 1 पर। तो 7 में से 1 गया तो 6 इकाई। तो हम लिखेंगे 7 - 1 यानी कितना आ गया? 6 इकाई। ए जी रेखाखंड कितना आ गया? 6 इकाई का। अब देखो क्या पूछा है, डी बिंदु, तो ए से डी बिंदु की दूरी निकालेंगे। अब लिखेंगे ए डी रेखाखंड की लंबाई
AD की लंबाई कैसे निकालेंगे, D में से A को घटाएंगे, तो D कितने पर है, 4 इकाई पर, और A कितने पर है, 1 इकाई पर, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, 3 इकाई। A से D की लंबाई कितनी आ गई, 3 इकाई। अब निकालेंगे DG लंबाई, DG रेखाखंड की लंबाई। तो G पर कितना है, G पर है 7 और D पर है 4, तो 7 माइनस 4 बराबर 3 इकाई। यहां तक समझ में आया सभी को। देखो बच्चों, हमें D बिंदु की स्थिति निकालनी है, क्या D AG का मध्य बिंदु है या नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले तो A से G तक की लंबाई निकाली, कितनी आई, 6 इकाई। फिर A से D की निकाली 3 इकाई, और D से G की निकाली वो भी 3 इकाई। अब यहां देखो AD बराबर आ रहा है DG के। AD रेखाखंड की लंबाई भी 3 है और DG की भी कितनी है, 3, यानी AD और DG बराबर है, और AD प्लस DG इन दोनों को जोड़ने पर यह AG रेखाखंड के भी बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, दोनों समझ में आ रहा है कि A से G की लंबाई कैसी है, AD प्लस DG, यानी D बिंदु बीच में स्थित है। ये तो पता चल गया कि A और G के बीच में है। अब बीच में कहाँ है, अब AD और DG दोनों बराबर हैं, यानी कि बिल्कुल मध्य बिंदु पर स्थित है। तो हम इसको समीकरण 1 दें और इसको 2 दें, तो हम क्या कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि बिंदु D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को क्या कि बिंदु D AG का मध्य बिंदु हो गया। क्यों, क्योंकि देखो इस एक AD प्लस DG बराबर AG, तो इस समीकरण से तो क्या पता चला कि D बिंदु A और G के बीच में स्थित है। अब बीच में क्या है, तो AD और DG की वैल्यू बराबर है, यानी A से D और D से G का मान बराबर है, यानी कि D बिंदु A और G के मध्य बिंदु पर स्थित है। तो D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, ये उतार लो पूरा ऐसे कैसे। बच्चों 5 क्वेश्चन पूरे समझ में आ गए सभी के। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6, B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। B तो किसका है, AC का, और C किसका है, BD का मध्य बिंदु है, जहां ABCD एक ही रेखा पर स्थित है। अब हमें बताना है कि क्या AB बराबर CD है, तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो B क्या है, रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले तो चित्र बनाएंगे, यहां ABCD, A से शुरू कर रहे हैं, A B C D, 4 बिंदु ही है, तो हमने यहां तक बनाना है, इसको आगे मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। तो ये 4 बिंदु है A B C D। अब यहां देखो B बिंदु तो AC का मध्य बिंदु है, B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, तो हमने मध्य में लिख दिया। और आगे क्या बोल रहे हैं, और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, C BD का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी के, ये चित्र हमने बना लिया। अब क्या बोल रहा है कि ABCD एक ही रेखा पर स्थित है, तो ABCD एक ही रेखा पर बना दिए। आगे देखो, अब हमें बताना है कि क्या AB बराबर CD है और क्यों है, ये भी पूछा है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले इस BAC का मध्य बिंदु है, तो हम कहेंगे कि मध्य बिंदु क्या होता है, जिसकी दोनों बिंदुओं से दूरी समान हो। तो हम A से B की दूरी और B से C की दूरी को बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे कि क्योंकि B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर BC। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 1 हो गया, यहां तक समझ में आया सभी के। इसी प्रकार देखो C BD का मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे C बिंदु BD का मध्य बिंदु है,
अतः तो बच्चों सी बी डी का मध्य बिंदु है, तो बी सी बराबर सी डी, तो बी से सी की दूरी और सी से डी की दूरी भी बराबर हो जाएगी, तो बी सी बराबर सी डी। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक सभी को? बी सी बराबर सी डी हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों क्या क्या है कि ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर सी डी है। देखो ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, तो हमारा ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के बराबर। अतः ए बी बराबर सी डी, यही तो हमें पूछा था कि ए बी बराबर सी डी क्यों है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अतः ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले हमने बी ए सी का मध्य बिंदु दिया था, तो इससे ए बी बराबर बी सी आ गया, और सी बी डी का मध्य बिंदु था तो बी सी बराबर सी डी आ गया। तो 1 और 2 से देखो ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के है, तो इसका मतलब ए बी भी सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? उतार लो पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। बच्चों अपनी मन से कोई भी 5 आकृतियां बनानी है त्रिभुज की, तो सबसे पहले देखो यहां बना रहा हूं मैं 1 नंबर लग के, ये एक त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज की बना रहे हैं। इसकी लंबाई देखो ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब इसमें बताना है कि क्या दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी से बड़ा है, तो बच्चों इसको नाम दे देंगे ए बी सी। तो बच्चों देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी को जोड़ो, ये कितना है 6 और बी सी भी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 और 6 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या तीसरी भुजा ए सी से बड़ा है? तो हम कहेंगे कि ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन सही हो गया। एक त्रिभुज बनाओ, उसकी भुजाओं की लंबाई लिखनी है और फिर उसमें दो भुजाओं का ऐड करना है, तो क्या वह तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सिद्ध करना है। तो बच्चों हमारी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी से बड़ा आ गया, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज सही है। तो बच्चों सही है ना, दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। तो यहाँ भी सिद्ध हो रहा है कि दो भुजा की लंबाई का योग तीसरी से बड़ा है। पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी के? ऐसे ही दूसरा देखो, अब देखो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 + 6 बड़ा होगा 6 से। अब दूसरा त्रिभुज देखो, देखो बच्चों इस चित्र को देखो, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। अब किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का योग निकालो, 5 + 4, क्या ये बड़ा आ रहा है तीसरी भुजा 5 से? तो हम कहेंगे 9 बड़ा है 5 से, तो हम कहेंगे इसको नाम दे दिया ए बी सी। तो हमारी ए बी प्लस बी सी बड़ा हो जाएगा ए सी से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। पहला तीनों भुजाएं समान थी तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा था, यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज है और दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आ रहा है। ऐसे बच्चों अपने मन से 5 त्रिभुज बनाने हैं और उनकी लंबाइयों को लिखना है। अब आगे देखो इसका एक चित्र और बनाते हैं तीसरा। देखो बच्चों ये लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो किन्हीं भी दो लंबाई को ऐड करेंगे तो तीसरी से बड़ा आएगा। तो देखो 4 + 3, क्या ये बड़ा है 5 से? तो 7 बड़ा होता है 5 से, और इसको नाम देंगे ए बी सी। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से। ठीक है बच्चों, चित्र भी बनाना है और हमें प्रूव भी करना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। अब देखो चौथा, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ो, 4 + 4.5, क्या ये 5 से बड़ी है? देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8.5, तो ये 5 सेंटीमीटर से बड़ी है। तो इसको नाम देंगे ए बी सी। तो ए बी प्लस ए सी बड़ा है बी सी से। ठीक है बच्चों, 4 चित्र बन गए हमारे और एक 5वां और बनाना है। तो अब 5वां चित्र देखो सभी।
कोई भी अपने मन से 5 चित्र बनाने हैं त्रिभुज के और उनकी लंबाई को नापकर सिद्ध करना है कि 2 भुजा की लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बच्चों देखो इसको नाम देंगे ABC। ये है 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 + 4 बड़ा है 6 से, तो कितना आ गया 9 बड़ा है 6 से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि AC + AB बड़ा है BC से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो हमने 5 चित्रों में प्रूव कर दिया कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, सब 5 चित्र सबके समझ में आ गए। इसको अपनी कॉपी में उतार लो। देखो हमने 2 तो ये बनाए, दोनों उतार लो अपनी कॉपी में, और इसके बाद 3 ये उतार लो। अपने मन से आप खुद भी बना सकते हो अलग अलग त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो हमारी प्रश्नावली 5.1 पूरी हो गई है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को शुरू से दोबारा देखो, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 के उदाहरण। थैंक यू।